एक स्पेक शीट देख रहा हूं जो किसी करोड़पति की विशलिस्ट जैसी लगती है। 637 हॉर्स पावर, 0 से 60 की स्प्रिंट सिर्फ 3.4 सेकंड में। एक 45 इंच की 8 के स्क्रीन जो सचमुच मेरे लिविंग रूम के टीवी से भी ज्यादा चौड़ी है। 800 वोल्ट चार्जिंग आर्किटेक्चर जो मूल रूप से पॉश टेकन की टेक्नोलॉजी है। और फिर मैं प्राइस टैग देखता हूं और उस पर लिखा है 24,000। ये कार की कीमत नहीं है, ये एक टाइपो है। $24,000 वो रकम है जो आप एक पुरानी होंडा सिविक के लिए देते हैं जिसकी बम्पर में डेंट हो और पिछली सीट पर दाग हो। ये वो कीमत नहीं है जो आप एक स्पेसशिप के लिए देते हैं। आमतौर पर जब नंबर इतने नकली लगते हैं तो कार डक्ट टेप और सपनों से बनी होती है, लेकिन ये जीली गैलेक्सी E8 है। ये असली है, ये यहां है। और सच कहूं तो ये मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है। तो आज हम सिर्फ एक कार का रिव्यू नहीं कर रहे, हम एक क्राइम सीन की जांच कर रहे हैं। मैं इसे पूरी तरह खोलकर देखूंगा कि पकड़ कहां है। क्या बैटरी एएस सेल से बनी है? क्या फ्रेम चीज से बना है? क्योंकि कोई ना कोई पकड़ तो होगी, है ना? चलिए पता लगाते हैं। इस कार के चेहरे को देखिए, बस इसे देखिए। ये कार का डिजाइन नहीं है, ये एक फ्लेक्स है। ये एक डिजाइन टीम है जो पूरी इंडस्ट्री की तरफ देखकर कह रही है, ओह, तुम लोग अभी भी ग्रिल्स बना रहे हो? क्यूट है। फ्रंट एंड में कुछ है जिसे रिपल ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए वो जगह जहां पहले ग्रिल होती थी, वो प्लास्टिक नहीं है, वो 158 माइक्रोलाइट्स की एक मैट्रिक्स है। ये सिर्फ जलती नहीं है, ये परफॉर्म करती है। अनलॉक करने पर ये पानी की तरह लहराती है। ये हाथ हिलाकर हेलो कहती है। ये आंख मारती है। इसमें मेरे हाई स्कूल के ज्यादातर लोगों से ज्यादा करिश्मा है। और इसका शेप, ये आक्रामक है लेकिन स्मूथ भी। हुड पर ये शार्प क्रीज है जो हॉर्स पावर का एहसास दिलाते हैं। लेकिन एयर डैम्स इतने परफेक्ट तरीके से इंटीग्रेटेड है कि ऐसा लगता है जैसे हवा के कटाव ने इसे 1000 साल में तराशा हो। ये एक आम ईवी जैसा नहीं दिखता। आजकल बहुत सी ईवीज पिघली हुई साबुन की टिकिया जैसी लगती है क्योंकि एरोडायनामिक्स एक निर्दयी मालकिन है। लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे एक फ्यूचरिस्टिक ऑडी की किसी स्पेसशिप के साथ एक फॉरबिडन रोमांस हो गया हो। और ध्यान दीजिए कि यहां क्या नहीं है। उभार, गड्ढे, वे बदसूरत सेंसर वाले फोड़े जिन्हें हमने नॉर्मल मान लिया है। लीड AR, कैमरे, सब कुछ छुपाया गया है, सब कुछ फ्लश है। ये टेस्ला मॉडल 3 को ऐसा दिखाता है जैसे वो होम डिपो के स्पेयर पार्ट से बनाई गई हो। साइड प्रोफाइल पर चलिए, यहीं पर गणित सिर दर्द देने लगता है। ये 5 मीटर लंबी है, ये एस क्लास का इलाका है। ये इतनी नीची और चौड़ी बैठती है जैसे शिकार पर नजर रखे हो। इसकी सिलुएट पूरी तरह फास्टबैक है। डोर हैंडल्स देखिए, फ्लश जाहिर है, लेकिन ये बाहर निकलते हैं एक संतोषजनक मैकेनिकल थंक के साथ जो महंगा लगता है। वो सस्ता सा क्लिक नहीं जो कुछ किफायती ईवीज में मिलता है, जहां आपको लगता है कि हैंडल हाथ में ही न निकल आए। और व्हील्स, ये 20 इंच एरोडायनामिक रिम्स है। आमतौर पर एरो व्हील्स का मतलब होता है बदसूरत प्लास्टिक हबकैप्स जो रेंज बढ़ाने के लिए आपको ड्राइव करने में शर्मिंदा कर देते हैं। लेकिन ये शार्प है, ऐसे लगते हैं जैसे डेली मीट काट सकते हो। बॉडी लाइंस, देख रहे हैं कि रोशनी कमर की लाइन पर कैसे पड़ती है। ये स्कल्प्टेड है, ये कोई सपाट स्लैब नहीं है। और यहां एक डिटेल है जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग पर पर्सनल अटैक जैसी लगती है। साइड मिरर, ये सिर्फ मिरर नहीं है, ये ऑटोनोमस सूट के लिए कैमरा सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, और वो भी बिना किसी जोड़ के। मुझ पर भरोसा कीजिए, अगर बाहर इतना अच्छा है तो अंदर आपको अपने हर फाइनेंशियल फैसले पर शक होने वाला है। लेकिन पहले पीछे चलते हैं। पीछे की तरफ आइए, ये मेरा पसंदीदा एंगल है। टेलाइट बार सिर्फ एक लाल लाइन नहीं है, ये एक जटिल बुनी हुई लेड टेक्सचर है। ये कांच में फंसे पिघले हुए लावे जैसा दिखता है। जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो लाइट बीच से बाहर की तरफ धड़कन की तरह फैलती है। ये ड्रामेटिक है, ये थिएट्रिकल है, ये पूरी तरह अनावश्यक है। और यही वजह है कि मुझे ये पसंद है। और डिफ्यूजर देखिए, ये बहुत बड़ा है। आमतौर पर ईवीज में रियर बम्पर सिर्फ काले प्लास्टिक का एक बड़ा डायपर होता है ताकि बैटरी की ऊंचाई छुपाई जा सके। यहां ये एक रेस कार जैसा दिखता है। ये आक्रामक है, स्टांस चौड़ा है, ये जमीन से चिपका हुआ लगता है। ये ऐसा नहीं लगता जैसे कोई इको बॉक्स हो जो ध्रुवीय भालुओं को बचाने की कोशिश कर रहा हो। ये ऐसा लगता है जैसे ये नाश्ते में BMW 5 सीरीज खा जाना चाहता हो। और सच कहूं तो शायद ये कर भी सकता है। चीनी कारें इतनी प्रीमियम क्यों दिखती हैं जबकि हमारी कारें रेंटल कार जैसी लगती हैं? ठीक है, अब नंबरों की बात करते हैं। यहीं पर ईर्ष्या असली जलन में बदल जाती है। ये कार C प्लेटफॉर्म पर बनी है।
इसका मतलब है सस्टेनेबल एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर। अगर ये नाम जाना पहचाना लग रहा है तो इसलिए क्योंकि यही वही इंजीनियरिंग स्केलेटन है जो लोटस एलिटर और पोलस्टार 4 के नीचे है। हाँ, ये बजट सेडान लोटस के साथ डीएनए शेयर करती है। आप इसे सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव वर्जन में ले सकते हैं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें परफॉर्मेंस वर्जन चाहिए। इसमें डुअल मोटर सेटअप है जो 637 हॉर्स पावर देता है। 637 ये इस फैमिली सेडान को 0 से 60 तक लगभग 3.4 सेकंड में पहुंचा देता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखता हूं, ये एक स्टैंडर्ड 911 से भी तेज है। ये डैशबोर्ड पर पूरी कॉफी गिर गई वाली स्पीड है। ये पीछे सीट पर मेरे बच्चे रो रहे हैं वाली स्पीड है। और बैटरी, इसमें 800 वोल्ट आर्किटेक्चर है। अगर आप इंजीनियरिंग की भाषा नहीं बोलते तो समझ लीजिए कि 800 वोल्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि आप इसे 5 मिनट में 180 किलोमीटर की रेंज यानी लगभग 110 मील तक चार्ज कर सकते हैं। 5 मिनट। आप प्लग लगाते हैं, अंदर जाते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सा संदिग्ध स्वाद वाला जर्की खरीदे, और जब तक आप बाहर आते हैं आपके पास अगले 2 घंटों के लिए रेंज होती है। रेंज CLTC साइकिल पर 665 किलोमीटर से ज्यादा रेट की गई है। अब हम सब जानते हैं कि CLTC साइकिल बहुत आशावादी होती है। ये ढलान पर पीछे से हवा के साथ चांद पर मापी जाती है, लेकिन असली दुनिया में भी ये आराम से 300 मील की कार है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये फॉर्मूला ई की टेक्नोलॉजी है। ये मोटर्स को बेहद एफिशिएंट बनाती है ताकि बैटरी गर्मी में बर्बाद ना हो। भाई, ये चीज मेरे फोन से भी तेज चार्ज होती है। ये कॉर्वेट से भी तेज है। और इसकी कीमत, रुकिए, मैं अभी भी कीमत नहीं कह सकता। ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अब कमेंट सेक्शन पहले से टाइप कर रहा है, लेकिन ये तो एक चीनी कार है, क्या ये टिन फॉइल से बनी है? बस करो, ये 2005 की सोच है। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो। गैलेक्सी E8 में हाई स्ट्रेंथ स्टील और एल्यूमिनियम हाइब्रिड बॉडी केज है। इसने सबसे सख्त क्रैश टेस्ट पास किए हैं, लेकिन मेटल सबसे इंप्रेसिव हिस्सा नहीं है। असली चीज है इसकी पैरानोया। ये कार पैरानॉइड है। इसके चारों तरफ 24 सेंसर लगे हैं, कैमरे, मिलीमीटर वेव रडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर, हाई ट्रिम्स में लीड AR। इसमें स्मार्ट डॉज नाम का एक फीचर है। अगर हाईवे पर कोई सेमी ट्रक आपकी लेन में भटक रहा हो तो कार आपको जगह देने के लिए हल्के से अपनी लेन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देती है। ये सिर्फ बीप नहीं करती, ये आपको शारीरिक रूप से बेवकूफी से दूर ले जाती है। इसमें रियर कोलिजन वार्निंग है जो आपके ब्रेक लाइट्स को रेव पार्टी की तरफ फ्लैश करती है अगर पीछे वाला आदमी 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टेक्सटिंग करते हुए आ रहा हो। असल में ये कार क्रैश होने से इनकार करती है। ये सड़क को आपसे भी ज्यादा ध्यान से देख रही है। ये आपको ऐसे ट्रीट करती है जैसे आप कोई नुकीली चीज पकड़े बच्चा हो। और सच कहूं तो इस शहर में लोग जैसे ड्राइव करते हैं, शायद हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, गहरी सांस, दरवाजा खोलिए, डैशबोर्ड को देखिए। नहीं, सच में ढूंढिए। ये कहाँ है? यहां कोई डैशबोर्ड है ही नहीं। ये सिर्फ स्क्रीन है। ये 45 इंच की 8 के रेजोल्यूशन वाली एक सिंगल पीस ग्लास शीट है। ये ड्राइवर के पिलर से लेकर पैसेंजर डोर तक फैली हुई है। ये 1.13 मीटर चौड़ी है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मर्सिडीज के पास हाइपर स्क्रीन है ना? लेकिन वो असल में एक ही कांच के नीचे छुपी हुई 3 स्क्रीन होती है। ये एक लगातार चलने वाला पैनल है। इसमें मेरी असली रेटिना से ज्यादा पिक्सल है और सॉफ्टवेयर कोई धीमा सा घरेलू जुगाड़ नहीं है जो विंडोज 95 जैसा दिखे। ये फ्लाइम ऑटो पर चलता है जो असल में कार को एक विशाल स्मार्टफोन में बदल देता है। आप खिड़की नीचे करना चाहते हैं तो कोई बटन नहीं ढूंढते। आप स्क्रीन पर कार के 3D मॉडल को घुमाते हैं, खिड़की पर टैप करते हैं और वो नीचे हो जाती है। इसे डिजिटल ट्विन कहा जाता है। आप 3 उंगलियों के स्वाइप से नेविगेशन को बीच वाली स्क्रीन से ड्राइवर की तरफ भेज सकते हैं या कोई मूवी पैसेंजर को दे सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप आयरन मैन में टोनी स्टार्क हो, बस होलोग्राम इधर उधर स्वाइप कर रहे हो। वहीं मेरी 6वीं में ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए मुझे स्क्रीन 3 बार दबानी पड़ती है और आप इसमें वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। और मेरा मतलब टैप स्क्रीन मोबाइल गेम से नहीं है, मेरा मतलब असली रेसिंग गेम से है। जब आप पार्क होते हैं तो कार स्टीयरिंग लिंकेज अनलॉक कर देती है। आप असली स्टीयरिंग व्हील और असली ब्रेक और गैस पैडल से गेम में कार चलाते हैं। आप 600 हॉर्स पावर सिम्युलेटर में बैठे होते हैं। अगर आप ये टेस्ला में करते तो आपको अलग कंट्रोलर खरीदना पड़ता। यहां कार ही कंट्रोलर है। इस सारी दीवानगी को पावर देने वाला चिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 है। ये अब तक कार में लगाया गया सबसे ताकतवर चिप है। UI iPad Pro से भी ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल जीरो लैग।
एक भी नहीं। आप स्वाइप करते हैं, वो मूव करता है। ये मेरे दिमाग से भी तेज है। और स्टीयरिंग व्हील एक योक स्टाइल हाफ व्हील है, जैसे किसी फाइटर जेट में होता है। आमतौर पर मुझे योक से नफरत है। मुझे लगता है वे दिखावटी और खतरनाक होते हैं, लेकिन इतनी चौड़ी स्क्रीन के साथ ग्राफिक्स देखने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अगर इसका मतलब यह है कि मुझे एक नकली पायलट जैसा दिखना पड़े, तो मुझे मंजूर है। ऊपर से यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दूध लेने नहीं, यूएसएस एंटरप्राइज चला रहे हो। और पायलटिंग की बात चली है, तो विंडशील्ड देखिए। वो सिर्फ कांच नहीं है, वो 25.6 इंच का ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसअप डिस्प्ले है। ये नेविगेशन के तीर सीधे आपके सामने सड़क पर बना देता है। ये उस कार को हाईलाइट करता है जिसका आप पीछा कर रहे हैं। ये असल जिंदगी के लिए एक वीडियो गेम यूआई जैसा है। अब सीटों की बात करते हैं। इन्हें क्लाउड फील सीट्स कहा जाता है। मुझे लगा ये बस मार्केटिंग की बकवास है। फिर मैं उन पर बैठा। ऐसा लगता है जैसे मेमोरी फोम मार्शमैलो आपको गले लगा रहा हो। नप्पा लेदर, जाहिर है, हीटेड, वेंटिलेटेड, मसाजिंग, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर पैसेंजर भी इंसान होते हैं। लेकिन यहां वो फीचर है जो साबित करता है कि चीनी कार निर्माता अब बस हमें ट्रोल कर रहे हैं। बॉस बटन, पैसेंजर सीट के साइड में, जिसे ड्राइवर या पीछे बैठा व्यक्ति भी पहुंचा सकता है। ऐसे बटन हैं जो आगे की सीट को आगे खिसका देते हैं। तो अगर आप पीछे दाईं तरफ बैठे हैं, तो आप आगे वाली पैसेंजर सीट को मोड़कर हटाकर अपने पैर ऐसे फैला सकते हैं जैसे $25,000 की कार में कोई सीईओ हो। और सेंटर कंसोल को देखिए। ये फ्लोटिंग है। बीच में एक क्रिस्टल डायल है जो इंफोटेनमेंट कंट्रोल करता है, और ऐसा लगता है जैसे इसे किसी झूमर फैक्ट्री से चुरा लिया गया हो। ये भारी, महंगे कांच जैसा महसूस होता है। डोर पैनल्स पर एक जटिल छिद्रित पैटर्न है जो रोशनी करता है। ये चीन के वेस्ट लेक से प्रेरित है। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन ये उस हार्ड प्लास्टिक से तो बेहतर दिखता है जो हमें अमेरिका में कॉस्ट्रक्टिंग से प्रेरित होकर मिलता है। एम्बियंट लाइटिंग सिर्फ रंगीन स्ट्रिप्स नहीं है, ये फैब्रिक में ही इंटीग्रेटेड है। ये म्यूजिक के साथ धड़कती है। अगर आप फुल थ्रॉटल देते हैं तो पूरा केबिन लाल हो जाता है। ये सांस लेती है। और सांस की बात चली है तो ये सुनिए। सस्पेंशन को 1.25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान की आराम की हार्टबीट और चलने की लय से मेल खाती है। उन्होंने सचमुच कार की उछाल को आपकी बायोलॉजी के साथ सिंक किया है, ताकि बड़ी स्क्रीन देखते समय आपको मोशन सिकनेस न हो। ऐसा कौन सोचता है? फोर्ड यहां छत को कार पर टिकाए रखने की कोशिश कर रहा है, और जीली मेरी नाड़ी के साथ सस्पेंशन सिंक्रोनाइज कर रहा है। और म्यूजिक की बात चली है तो साउंड सिस्टम। ये इन्फिनिटी सिस्टम है, लेकिन असली जादू हेडरेस्ट में है। हाँ, स्पीकर्स सचमुच आपके कानों के पास है। इसमें प्राइवेसी मोड है, तो जब नेविगेशन आपको दिशा बताता है या आप फोन कॉल लेते हैं, तो सिर्फ ड्राइवर ही उसे सुनता है। पैसेंजर म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आपने गलत मोड़ ले लिया। आपकी पत्नी को अपना दुआ लीपा जाम पॉज नहीं करना पड़ता। ये एक शादी बचाने वाला फीचर है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अनिवार्य होना चाहिए। और यहां स्टीयरिंग कॉलम पर आपकी तरफ देखता हुआ एक कैमरा है। ये आपकी आंखों को मॉनिटर कर रहा है। अगर आप फोन देखते हैं तो ये आप पर चिल्लाता है। अगर आपको नींद आने लगती है तो ये आपको साइड में रुकने को कहता है। ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत चिंतित, बहुत सख्त लाइब्रेरियन के साथ ड्राइव कर रहे हों। कसम से, ये इंटीरियर उन कारों से भी ज्यादा लग्जरी लगता है जिनकी कीमत इससे 3 गुना है। मैं एक स्पेसशिप में बैठा हूं और मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि इसके बाद मुझे अपनी बोरिंग अमेरिकी कार में वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, ये वो पल है। हमने 45 इंच की स्क्रीन देखी, हमने 3.4 सेकंड की एक्सेलरेशन देखी, हमने लोटस प्लेटफॉर्म देखा। अगर इस कार के हुड पर कोई जर्मन बैज होता तो इसकी कीमत $90,000 होती आसानी से। अगर ये टेस्ला होती तो 60,000। चीन में यह कार लगभग 175,000 RMB से शुरू होती है। जरा हिसाब लगाइए, ये लगभग $24,500 बनता है। या हमारे किस्मत वाले कनाडाई दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी अभी टैरिफ हटाए हैं, लगभग $34,000 कनाडाई। कीमत यही है। और हां, अगर ये अमेरिका में आती तो दंगे हो जाते। एक बेस मॉडल टोयोटा कैमरी की कीमत में, जिसमें कपड़े की सीटें होती हैं, आपको 600 हॉर्स पावर की स्पेसशिप मिलती है, 8K थिएटर स्क्रीन के साथ। ये गैर कानूनी सा लगता है। कुछ बाजारों में तो ये इस्तेमाल की हुई टोयोटा कोरोला से भी सस्ती है। ये कैसे मुमकिन है? क्या वे इसे किसी जादू से सब्सिडाइज कर रहे हैं? तो यहां वो सवाल है जो आपको रात भर जगाए रखेगा। अब जो आप जानते हैं, ये जानते हुए कि ये सीमा के उस पार मौजूद है, क्या आप इसे चुनेंगे
या आप $15,000 ज्यादा देकर एक बेस मॉडल टेस्ला मॉडल 3 लेंगे, जिसकी एक्सेलरेशन धीमी है, स्क्रीन छोटी है और मटेरियल्स बदतर है? क्या आप इसे खरीदेंगे या होंडा अकॉर्ड? क्योंकि अभी होंडा अकॉर्ड इसके मुकाबले घोड़ा गाड़ी जैसी लगती है। मैं सच में अभी दर्द में हूं। मुझे चाबियां वापस देनी पड़ रही है। ये जीली गैलेक्सी E8 है। ये ग्रह पर सबसे किफायती, सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड अल्ट्रा लग्जरी सेडान है, और जब तक आप कनाडा नहीं जाते आप इसे नहीं पा सकते। तो आप क्या सोचते हैं? नीचे अपने विचार लिखिए, मैं सब पढ़ता हूं। अगर आप मुझे और जलते हुए देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ठोकिए, लाइक दबाइए और सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगली बार हम एक और चीनी कार देखने वाले हैं जो पूरी इंडस्ट्री को शर्मिंदा कर सकती है। शांति।